हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सालाक्य, और उसमें 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास है। और उसमें हम लोगों ने संधिगत रोग पढ़ा था पिछले क्लास में, तो संधिगत रोग पढ़ चुके हैं, वो 9 थे। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, वर्त्मगत रोग। ठीक है, हम लोगों ने एक कोड याद किया था, संधिवात में शुक्ला काली काला सर्प बाहर से ले आया। ठीक है, तो संधि हो गया। अब दूसरे नंबर पे क्या है, वात, इसके बारे में पढ़ेंगे। वात मतलब वर्तमगत बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। सुश्रुत ने वर्तमगत मतलब वर्त में होने वाली बीमारियों की टोटल संख्या जो है वो 21 बताई है। 21 रोग जो है वर्त में होते हैं, वर्त मतलब आईलिड्स में होते हैं। 21 बीमारियां होती हैं, 21 होती हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि वर्तमगत रोगों की संख्या सुश्रुत ने कितनी बताई है। ठीक है, ठीक, तो 21 बताई हैं। उसके बाद क्या है, ये तो स्थान के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, तो ये 21 बीमारियां कहाँ हो रही हैं, वर्तमगत में। अब 21 में क्या है कि 3 जो होते हैं वो असाध्य होते हैं, एक क्या है याप्य होता है, और 17 क्या है, साध्य है। ठीक है, 17 1 18 3 21, 21 ये हो गया। ठीक, तो अब देखो क्या करेंगे हम लोग, कैसे याद करेंगे, क्योंकि हमें वही 5 क्वेश्चन फिर से ध्यान रखना है। 5 पॉइंट हर बीमारी के लिए मैंने पिछले क्लास में आप लोग को करना जरूरी है, जो लोग नहीं किए होंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि 5 चीजें पता होनी चाहिए किसी बीमारी के लिए। पहला, ये है कहाँ का, किस स्थान का है, इसमें दोष कौन सा है। ठीक है, चिकित्सा क्या करेंगे हम लोग, साध्य है कि असाध्य है, कि साध्यता असाध्यता का पता लगाना है। और 5वां चीज क्या होता है, उसका लक्षण। ठीक है, हर आंख की बीमारी के लिए ये 5 पॉइंट हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो जो था स्थान, ये वर्तमगत का है। तो ये 21 के बारे में तुम्हें जब बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा कि ये वर्त में होने वाली बीमारियां हैं। और नहीं याद होगा तो नीचे देखो, ये 21 के नाम याद कराने के लिए ये सब कोड लिखा गया है। ठीक है, केवल नाम याद कराने के लिए लिखा गया है, लेकिन ये धीरे धीरे करके याद हो जाता है, क्योंकि देखो इन सब में तो वर्त वर्त मत लगा ही है। तो इस ये थोड़े ना पता करना रहेगा कि कहाँ की बीमारी है, वर्त वर्त हर के वर्त में लगा देते। ठीक है, चलो आगे पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो ये किसी भी बीमारी के लिए हम लोग क्या क्या याद रखना है, 5 चीजें याद रखनी है। वो आंख की बीमारी किस एरिया में हुई है, उसमें दोष कौन सा है, वातज है, पित्तज है, कफज है कि सन्निपात है। ठीक, चिकित्सा क्या करेंगे, लेखन करेंगे, भेदन करेंगे, या जो भी है वो करेंगे, या औषध देंगे। ठीक है, चौथा, साध्य है असाध्य है याप्य है क्या है। 5वां, उसका लक्षण क्या होता है, कैसी उसकी आकृति होगा, पेन कैसा होगा, ये 5वां पॉइंट। ठीक है, तो वर्तमगत बीमारियां 21 होती हैं, जिसमें से 17 साध्य है, एक याप्य है, 3 असाध्य है। तो जो छोटी संख्या है उसे याद करना आसान है। ठीक है, कि 3 असाध्य कौन कौन सा है 21 में से, तो एक होता है निमेष, शायद पढ़ा दिया हूं क्या, दूसरा होता है वर्म, तीसरा होता है सोडितास। ठीक है, पढ़ाया नहीं मैं। ठीक है, एक होता है निमेष, एक होता है वातहत वर्म, और एक होता है सोडितार्थ। ये तीनों क्या होते हैं, 21 में से असाध्य होते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे याद करोगे, एक कोड है NBR में BBR असाध्य। एन से हो जाता है निमेष, बी से वातहत, आर से रक्तार्थ या सोडितार्थ। श्रोणित या अर्थ एक ही दूसरे पर्याय होते हैं ना। तो NBR में अब इसके 2 से लिखेगा, BBR असाध्य मतलब निमेष में वातज होता है, वातहत में भी है, और सोडितार्थ दोष होता है, और ये तीनों आसान। तो देखो यहीं पे हमें ये 4 पॉइंट इन तीनों के लिए मिल गया। अगर आपसे निमेष पूछा जाए क्या है, तो आप बताओगे एक वर्तमगत व्याधि है। ठीक है, फिर क्या बताओगे, ठीक है, फिर क्या आप बताओगे, दूसरा क्या इसमें दोष क्या है, तो ये एक वातज होता है। तीसरा पूछेगा चिकित्सा, तो ये असाध्य ही है ना, तो इसका चिकित्सा कुछ होगा नहीं। और साध्यता असाध्यता क्या हो गया, चिकित्सा में कुछ नहीं, असाध्यता में क्या हो जाएगा, ये साध्यता साध्यता में ये असाध्य हो गया। और 5वां पॉइंट क्या याद करोगे, अभी पूछेगा चलत चालत अति वर्तमानी करके ऐसा श्लोक है, वो भी पूछा जाता है। 5वां उसका क्या हो जाएगा, लक्षण हो जाता है। तो इसी तरह पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है,
तो अभी आपने 21 में से 3 की कहानी पढ़ी कि एनबीआर में बीबीआर असाध्य, निमेष वातहत मर्म और शोणितार्थ या रक्तार्थ असाध्य होते हैं, और वातज है रक्तज है। ठीक है, हेलो, हाँ बता, नमस्ते। हाँ बताइए। तो क्लास तो चल रहा है। आप अरे हम कैसे ऐड करेंगे, आप भेजिए रिक्वेस्ट, हम देख ले रहे हैं, अगर होगा तो ऐड कर देंगे। ठीक है, आप फिर से लॉगिन करिए, पुराने नंबर से लॉगिन करिए। ठीक है, तो आपको क्लास से पहले एक बार बोलना चाहिए ना, अब क्लास चल रहा है, बताइए। अब हम पढ़ा रहे हैं, अब क्या करें बताइए, क्या करना है हमको। तो ऐड हम कैसे नहीं कर पाएंगे ना, जब आप भेजेंगी तो हम अप्रूव कर देंगे। लिंक है आपके पास? ठीक है, भेज रहे हैं। क्लास से पहले लोगों को होश नहीं रहता। अब क्या रिदम बनता है कि क्या है पढ़ाने का, थोड़ा सा। ठीक है, एनवीआर में वीवीआर असाध्य हो गया, और एक याप पे है, ये बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना, याप पे। हाँ, हाँ, हेलो। अभी क्लास क्लास ले क्लास ले रहे हैं। हाँ, तेरा आधा घंटा हुआ। ठीक है, तो वर्तमगत रोग में ये क्या होता है, पक्ष्मकोप जो है, क्या होता है, याप पे होता है। ये पक्ष्मकोप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछा गया। ये इसमें क्या होता है, दोष सन्निपात होता है, अभी नीचे पढ़ोगे आप लोग, याद कर लोगे कि कौन सा दोष है। लेकिन अभी आप याद रखो कि 21 पूरे क्या होते हैं, 21 जो है वर्तमगत बीमारियां हैं, और उसमें से ये 4 की कहानी हमको थोड़ी थोड़ी पता चल गई। ठीक है, ठीक है, 4 की कहानी हमको थोड़ा थोड़ा पता चल गई कि एनबीआर में बीबीआर असाध्य हो गया, पक्ष्म को याप्य हो गया, बाकी जो बचेंगे वो सभी साध्य में आ जाएंगे। तो बाकी जो बचेंगे उनको कैसे याद करेंगे, तो पूरा नाम ही याद कर लेते हैं। तो एक कोड हम लोग याद करते हैं कि पोथी एवं कुंभी के निमेष में अंजन लगाने से पक्ष्म में अर्बुद और वर्त में अर्थ संग संग होता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये पूरा कोड ही है, इसलिए कोड है, ये पूरा 21 को याद करने के लिए। ठीक है, कि आपको ये भी तो पता लगाना है कि वर्तमगत का है कि संधिगत का है कि शुक्लगत का है कि कृष्णगत का है कि कहाँ का बीमारी है। पोथी से मतलब होता है पोथ की, ये देखो लिखा है ना, पोथ की। कुंभी से कुंभिका, निमेष से अभी आपने पढ़ा निमेष, ये दो से मत याद करो, अभी याद हो जाएगा सब। अंजन से अंजन नामिका, लगाने से लगड़, पक्ष्म से पक्ष्म को। ठीक है, यहां तक देखा। पक्ष्म में अर्बुद, वर्त्म अर्बुद, संग संग होता है उत संगनी। ठीक है, आगे देखो, वर्त्म अर्स, तो 3 तरह के अर्स होते हैं, एक होता है शुष्कार्स, एक होता है शोणितार्स, और एक होता है अर्सो वर्त्म। ये 3 अर्स हो गए, और सारे वर्त्म वाले ये देखो नीचे लिखा गया, इनको पहचानना कठिन नहीं होता। क्यों, इनके आगे खुद ही वर्त्म लगा है। जैसे ये वर्त्म वाले देखो लिखे गए, इनको नाम याद करना चाहो तो ऐसे याद करो, विश्व शर्करा को खाने से कदम का अर्थ बनने लगा, ये वर्त्म वाले हैं सभी। ठीक है, कि विष वर्त्म है, वर्त्म शर्करा है, वर्त कर्म है, अर्शो वर्त्म है, ये सब सभी क्या है, वर्तमगत बीमारियों के नाम है। ठीक है, अक्लिन्न है, प्रक्लिन्न है। तो इनको याद करने के लिए, जैसे ये 21 को याद करने के लिए एक कोड ये याद करोगे, और वर्तम वाले सभी याद करने के लिए, मतलब वर्तम वाले मतलब
वर्तमाले बहुत ढेर सारे हैं ना, इतने हैं, तो इनको अलग एक कोड से याद करते हैं कि विशद सर्जरा को खाने से कदम्ब का अर्श बहने लगा, जिससे स्याव क्लीन और अक्लीन होकर क्लिष्ट हो गया। ये कोड याद कर लोगे तो आपको 21 के 21 जो वर्तमगत बीमारियां हैं वो आपको ध्यान में आ जाएंगी कि कौन सा है कौन सा नहीं। वैसे भी कई बार पढ़ोगे तो आपको याद आ जाता है, वैसे याद अलग से करने की जरूरत नहीं होती, कोड से भी याद कर सकते हो। तो आपने देखा कि 21 टोटल बीमारियां हैं, उसमें से 17 साध्य कौन सी हैं। जब आपको असाध्य याद रहेगा, क्या याद रहेगा, एनवीआर में वीवीआर असाध्य, एन से क्या, निमेष, वातहत और रक्तार्थ या सोडितार्थ, ये तीनों असाध्य हो गए। एक याप्य है कौन सा, पक्षमकोप वाला, ठीक है, और इसमें सन्निपात दोष होता है। ठीक, तो ये 4 याद हो गए, और बाकी जो नहीं है, इन चारों नाम के अलावा किसी भी नाम आ रहा है वर्तमगत व्याधि में, जैसे प्लक प्रक्लिन आपसे पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ लिया जाए इसमें से, इन चारों के अलावा, तो सब पे क्या लगाओगे, साध्य लगाओगे। ठीक है, इसको भी याद करने के लिए यहां से याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाला जो पेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी पेज ये देखोगे, ये पेज में क्या है, आपको जो किसी बीमारी के लिए जो 5 पॉइंट याद करना है, उसमें से 4 पॉइंट वर्तमगत के यहीं से निकल जाएंगे, इस पेज से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। पहला तो आपने जाना कि 21 जो होते हैं वर्तमगत व्याधियां, 17, 1 और 3, यही है ना। अब देखो जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया कि वर्तमगत बीमारियां कौन कौन सी हैं। तो आप जब ये 2 कोड याद कर लोगे तो सारे वर्तमगत व्याधियों के नाम याद हो जाएंगे तुम्हें। ठीक है, ये जितने भी नाम आएंगे उनमें पहला पॉइंट क्या आपको याद हो गया कि ये सभी वर्तमगत व्याधियों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, ये साध्य है कि असाध्य है कि क्या है। ठीक, तो उसके लिए हमें ये पॉइंट याद रखना है कि सभी साध्य होते हैं, 21 में से सभी साध्य हैं केवल इनको छोड़कर, एक पक्षमकोप जो कि या पे होता है, 2 इसमें सन्निपात होता है, और 3 एनवीआर में वीवीआर। तो ये दूसरा पॉइंट हमें पता चल गया कि कौन साध्य है, कौन याप्य है और कौन असाध्य है। लेकिन हमको जब 21 नाम ध्यान में रहेगा तो निकाल लेंगे आराम से। फिर तीसरा पॉइंट हमें क्या रखना है, इनका दोष। अब दोष कैसे याद करोगे कि ये 21 के 21 में सभी सन्निपात होते हैं, लेकिन अपवाद को छोड़कर क्या है, वातज होते हैं 2, वातहत और निमेष। वातहत और निमेष क्या है, ये दोनों वातज हैं। क्लिष्टवर्त्म, अंजन नामिका और सोडितार्स, ठीक है, ये तीनों क्या है, रक्तज है। सोडितार्स से कली का अंजन रक्त हो गया। ठीक है, सोडितार्स से कली से क्लिष्ट हो जाएगा, अंजन से अंजन हो जाएगा, रक्त से ये रक्तज वाले, ये 3 हो गए। कफज वाले कौन से हैं, क्लिन्न, पोतकी और लगड़, ये तीनों कफज हैं। क्लिन्न की पोल, क्लिन्न की पो से पोतकी, ल से लगड़, कफ में खोली, मतलब ये कफज है। मतलब आपको क्या समझ में आया, ये 3 और ये 2, इन 8 को छोड़कर बाकी जितने होंगे 21 में से, 21 में छोड़ दिए तो 13 बचेगा ना, ये सभी क्या है, सन्निपात इसमें लगेगा। समझ में आया। जैसे आपको ये 21 के दोष याद करने हैं और वो सब याद करने हैं, तो उसके लिए ये ट्रिक बताया जा रहा है आपको, कैसे आप याद करोगे, स्टेप वाइज जैसे मैंने बताया वैसे याद करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मैं कितना कई बार इसलिए बता रहा हूं कि आपको ध्यान रहे, ये सबसे बड़ा है। वर्तमगत बीमारियां कितनी होती, 21 होती हैं, 17, 1 और 3 हो गया। ठीक है, अब हम 21 के नाम कैसे याद करोगे, तो ये वाला कोड याद कर लो। ठीक है, और फिर ये वाला याद कर लो, तो 21 के नाम आ जाएंगे। अब जो 5 पॉइंट मैंने कहा है याद करने के लिए, तो पहला पॉइंट तो तुम्हारा नाम याद करने से ही क्लियर हो गया कि ये 21 क्या है, वर्तमगत बीमारियां हैं। ठीक है, दूसरा साध्यता में कैसे याद करोगे, सभी साध्य होते हैं केवल इन चारों को छोड़कर, उसमें से एक याप्य है, 3 असाध्य हैं। फिर सभी सन्निपातज होते हैं केवल ये 8 को छोड़कर, ये 8 में क्या होगा, 2 वातज है, 3 रक्तज हैं और 3 कफज है। कौन कौन है ये भी याद कराया जा रहा है, बाकी जो छूटेगा वो सभी 13 के 13 क्या लगा दोगे, आंख मूंद के सन्निपात लगा दोगे। ठीक है, उसी तरह सभी लेख्य हैं केवल किसको छोड़कर, ये जो 3 3 6 और 2 असंस्कृत, मतलब 8, ये इन 8 को छोड़कर। ठीक है, इन 8 को छोड़कर सभी लेख्य हैं।
कौन कौन से? तो अर्शोवर्त्म, शुष्कार्ष और वर्त्म अर्बुद। तो आसव में त्रिदोष से छेदन करते हैं, ये दोनों चीजें लिख दी गई, मतलब इसमें छेदन करते हैं अर्शोवर्त्म में, शुष्कार्ष में और वर्त अर्बुद में। ठीक, उसी तरह लगड़, अंजल नामिका और विषवर्त्म में, ठीक है, लैब में केआरटी से भेद खुल गया, मतलब लैब से क्या हो जाएगा, LAB, लगड़, अंजन नामिका और विषवर्त्म में केआरटी, मतलब ये कफज है, रक्तज है, तो ये नहीं भी याद करोगे तो हो जाएगा काम। लैब में भेद भी याद कर लोगे, मतलब लगड़, अंजन नामिका और विषवर्त्म में भेदन होता है, इसमें भेदन करेंगे। बाकी जो अक्लिन्न है और प्रक्लिन्न है, ये क्या है, असंस्कृत है, मतलब इसमें कोई शस्त्रकृत नहीं करते, इसमें औषध देते हैं, ठीक है। अक्लिन्न में सन्निपात होता है और इसमें कफज होता है। तो यहां तक में आपको क्या निकल जाएगा, आपका ये 4 पॉइंट निकल जाएगा। जैसे मैं अगर इसमें से उठा के देता हूं कोई भी और कोई मुझे बता देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग समझ गए हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए 20 वर्ग में ही है, 20 वर्ग में के लिए 4 पॉइंट बताइए, ठीक है। 20 वर्ग में के लिए 4 पॉइंट, कौन बताएगा? बस ये वर्तगत रोग है, अ, असाध्य वर्तगत रोग है और वातज है। क्या है ये, असाध्य है? हाँ। कहाँ से असाध्य दिख गया? 20 वर्ग में बोल रहा हूं मैं। अब देखो इसी जगह से आप लोग निकालोगे, ठीक है। जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ये वर्तमगत व्याधि है, वर्तमगत व्याधि कैसे पता चलेगा, यहां से आप नाम रटे रहोगे तो पता चलेगा, विष वर्तम, वर्तम लगाइए तो पता चल गया कि ये क्या है, वर्तमगत व्याधि है। पहला हम लोग विष वर्तम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला हमें पता चल गया कि ये वर्तमगत व्याधि है, ठीक है। हम जब कुछ नहीं जानते थे इसके बारे में, ठीक है, वर्तम से पकड़ लिया कि ये विष या विषा शर्करा खाने से, ये इससे कोर्ट से भी पता चल गया कि ये वर्तमगत व्याधि है। दूसरा पॉइंट हमें अब पता करना है, ये साध्य है कि असाध्य की क्या है। तो यहाँ पे फिर हम इस पॉइंट को याद करेंगे। इसमें देखो ये जो एक्सेप्शन वाले में कहीं विषवर्त मारा है, पक्ष में कोप है, निमेष है, बात है तो सोडितार्स है, मतलब ये किस में आएगा, साध्य है ना। असाध्य कैसे आ गया, तो ये साध्य हो गया। ये चारों में नहीं ना आ रहा है, कहाँ ये इसमें चारों में नहीं है, साध्य हो गया। फिर हम देखेंगे कि इसमें दोष क्या है, तो फिर इसमें खोजेंगे हम। 20 वर्ग में जब याद किए रहोगे तो खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप दिमाग में सब घूमेगा, ठीक है। इसमें 20 वर्ग मारा है, कहीं अपवाद वाले में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें दोष क्या निकलेगा, सन्निपात। फिर चौथा पॉइंट पे आएंगे, फिर हम देख रहे हैं इसमें कि इसमें देखो 20 वर्ग कहीं आ रहा है, यहाँ आया, आ गया यहाँ पे अपवाद वाले में, मतलब विश्व वर्त में क्या है, भेदन कर। अगर मान लो विश्व वर्त की जगह कुछ और होता जो इनमें से नाम नहीं होता तो लेखन लगाते, है इसमें, तो इसका मतलब इसमें भेदन हो गया। तो ये 4 पॉइंट क्या हो गए, भेदन हो गया। अब पांचवा अभी कुछ देर के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा है क्या? हम्म। अब बताओ सबको समझ में आया कि नहीं, ये 4 पॉइंट बहुत जरूरी है, ठीक है। और किसी चीज को मैं रखो, चलो पूछता हूँ। चलो बहल वर्त के बारे में बताओ, बहल वर्त में जिससे पूछूंगा वही बताए। बहल वर्त में किसको किसको आ रहा है ये चारों पॉइंट, वो बता सकता है, मैसेज करो। कौन कौन बता लेगा बहल वर्त के बारे में 4 पॉइंट, पांचवा नहीं बोल रहा हूं मैं, अभी मैं 4 पॉइंट की बात कर रहा हूं। कौन कौन अभी बता लेने में सक्षम है, मैसेज करो कि मैं ये चारों पॉइंट बता दूंगा, भले देख के ही बताओ। कोई नहीं, तो इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अरे
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, नहीं तो फिर से बताऊंगा मैं। रंजना जी आपको समझ में आ रहा है? अभी तो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, जो मैं क्या बोला, मैं बहल वर्त्म के लिए बोल रहा था ना। बहुत ही देखिए सिंपल है। पहले देखिए बहल वर्त्म, हमने यहाँ लिखा बहल वर्त्म, ठीक है, यही पूछा था आपको। मान लीजिए यहाँ पे नहीं पढ़ रहे होते आप, इस टाइम पे एग्जाम टाइम में बैठे होते आप, तो बहल वर्ग में आपसे पूछेगा तो आपके दिमाग में तुरंत वो 5 पॉइंट याद होने चाहिए, ठीक है। अभी 5वां पॉइंट मैंने नहीं पढ़ाया, अभी 4 पॉइंट पे हम करते हैं। तो जैसे ही बहल वर्ग में देखोगे, आपको तुरंत याद होना चाहिए कि ये किस स्थान की व्याधि है, ठीक है। संधिगत को पहले देखोगे 9 कौन से थे, फिर दूसरे पे आओगे वर्तमगत पे। वर्तमगत पे आपको मैंने कहा 2 कोड याद रखने हैं, जिससे कि आपको वर्तमगत में 21 कौन से है वो ध्यान में आएंगे। नहीं आ रहा है, वैसे भी ये सिंपल है। बहल वर्तम, वर्तम लगा है तो ये वर्तमगत व्याधि हो गया, नहीं तो कोड याद करोगे हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आएंगे कि ये साध्य है, असाध्य है कि याप्य है, ठीक है। तो मैंने कहा ये वाला पॉइंट तुमको देखना है, सभी साध्य हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में पक्षमकोप है, निमेष है, वातहत है, शोणितार्थ है। इसमें तो आया नहीं कहीं बहलवर्त, इसका मतलब ये क्या है, साध्य हो गया। फिर हम आएंगे तीसरे पॉइंट पे कि इसमें दोष क्या है बहलवर्त में। वातहत अपवाद में देखते हैं, सभी सन्निपातज होते हैं केवल वातहत, क्लिष्ट और ये इनको छोड़कर। इसमें भी कहीं नहीं आया बहलवर्त, इसका मतलब इसमें दोष क्या होगा, सन्निपात होगा। फिर चौथे पॉइंट पे आते हैं कि सभी लेख्य होते हैं केवल इनको छोड़कर। किनको छोड़कर, जिनको छोड़ दिया उसमें है नाम उसका नहीं है, लेकिन इसको जब याद करोगे तब ना बिना दिमाग लगाए याद होगा। तो इसका चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, लेख्य होगा, ठीक है। अब 5वां पॉइंट अभी लक्षण में पढ़ाऊंगा। अब बताओ सब किसको किसको समझ में आया वो मैसेज करो जल्दी से। सही लिखे हो आसिफ, जल्दी जल्दी मैसेज करिए, जितने लोग हैं उतने ही लोग करिए। अब 2-4 बार आप लोग पढ़ोगे तब समझ में आएगा। मैं नोट्स भेज दूंगा, यही वाला भेज दूंगा। जल्दी जल्दी मैसेज करिए किसको किसको समझ में आया। आ गया है तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर एक बार पढ़ा दूंगा, क्या करना है। प्रियांशी सब समझ में आया, प्रियांशी कटियार। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तब, ठीक है। तो इसी तरह से कई बार आप पढ़ोगे तो याद आएगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट क्या है, इसका लक्षण दिया गया, ये 21 के लक्षण हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके बुक में भी दिया होगा, यहाँ पे तो केवल श्लोक लिखा गया है, क्यों, क्योंकि श्लोक रख के ही पूछता है, छोटे छोटे पॉइंट करके श्लोक रख के ही पूछता है, इसलिए यहाँ पे केवल श्लोक ही लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले है पोथकी, ठीक है। पोथकी जिसको ट्रैकोमा भी बोलते हैं मॉडर्न में, ठीक। और इसमें क्या होता है, वाल्वेटी अपीयरेंस हो जाता है हमारे वर्तम में, ठीक है। तो इसमें देखो लिखा गया श्रावीण, कंडूर, गुर्वो, रक्त सरसप सन्निभ, ठीक है। रक्त सरसप मतलब लाल सरसप के समान दाने निकल आते हैं, ये आचार्य सुश्रुत ने बताया, ठीक है। बाकी ये सब नहीं पूछा गया कि श्राव होगा, खुजली होगी, भारीपन रहेगा लीड पे। अष्टांग हृदय ने क्या बोला, श्वेत सरसप सन्निभम बोला है। क्या बोला है, श्वेत सरसप, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाकी ये पोथकी के लिए आपको 4 पॉइंट तुरंत दिमाग में आना चाहिए। ये एक वर्तमगत व्याधि है, दूसरा ये किसमें आता है, साध्य है। इसमें दोष क्या होगा पोथकी में,
क्या था अभी दोष वाले में, हाँ ये कफज वाले में आएगा ना, पोत की क्लिन की पोल कफ ने खोली, तो ये कफज हो गया। उसके बाद इसकी चिकित्सा में देखोगे तो चिकित्सा में किस में आता है, ये लेख्य होगा। ठीक, आ गया। तो जैसा ही आएगा, ये वर्तमगत व्याधि है, ये साध्य है, इसमें कफज होता है और ये लेख्य है। ये चार चीजें हो गई, और ये पांचवा ये इसका लक्षण रक्त सरसप संधि, ये पूरा कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, इससे ऊपर पूछता नहीं है आपके कॉम्पिटेटिव किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो ये पोतकी हो गया। दूसरा जाओ कुंभिका। कुंभिका किसको बोलते हैं, कुंभिक बीज प्रतिमा, कुंभिक के बीज के समान, इंटरनल स्टाई जिसको बोलते हैं। और इसका ये लक्षण खूब पूछा जाता है, आधामयंती भिन्न, मतलब भिन्न का मतलब जब उसमें क्या कर दोगे, भिन्न मतलब कुछ भी भेदन वेदन कुछ कर दोगे, उसके बाद फिर से ये फूल जाती है। ठीक है, आधामयंती भिन्न, तो यही श्लोक रख के पूछा जाता है। ज्यादा अगर देखना होगा तो बुक में भी देख सकते हो, यही हिंदी लिखा गया है कि फूटने पर पुनः फूल जाती है, लेकिन श्लोक में ही पूछता है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ निमेश। इसमें निमेश में एक चीज एक्स्ट्रा याद कर लेना, इसमें थर्ड नर्व की इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें डिफेक्ट होने से निमेश होता है। और जैसे ही निमेश आएगा, ठीक है, निमेश के लिए क्या याद रखोगे, ये वर्तमगत व्याधि है। ठीक है, वातज वात होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, असाध्य है। ठीक है, और असाध्य है तो इसकी चिकित्सा कुछ होगा नहीं। और इसका लक्षण है चालयत्य अति वर्तमानी, मतलब वर्त में ज्यादा चलने लगता है। ठीक है, और ये थर्ड नर्व के डिफेक्ट के कारण होता है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये निमेश के लिए याद रखोगे। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ अंजन नामिका। ठीक है, अंजन नामिका, वैसे ही सब चार पॉइंट अब नहीं बताऊंगा मैं, अब अपना ध्यान रखो, जैसे मैंने बताया कई बार पढ़ोगे तब ध्यान में आएगा। दाह तोदवती, दाह होगा, तोद होगा, ताम्र पीडिका, वर्तम संभव, वर्तम में दाह तोदवती ताम्र वर्ण की पीडिकाएं उत्पन्न होंगी। श्लोक कई बार रख के पूछा गया है, तो ये अंजन नामिका का लक्षण होगा। ठीक है, ठीक, मृदु मंद रुजह सूक्ष्म गेय स अंजन नामिका। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा गया आल्सो सी परवड़ी। क्यों परवड़ी को देखोगे कि ऐसा ही श्लोक परवड़ी का भी होता है, मिलता जुलता, कंफ्यूजन होता है कि परवड़ी लगाएं कि अंजन नामिका लगाएं, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा गया, और इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ लगड़। बहुत बार पूछा गया कोल प्रमाण लगड़ अस्तु, केवल इतना ही पूछा गया है कि कोल प्रमाण का कोई बन जाएगा आंखों पे तो उसे लगड़ बोलेंगे। ठीक है, और इसमें पेन नहीं होता, अपाक कठिन होगा, स्थूल होगा, ग्रंथि और अरुजा, ये सब नहीं पूछे गए, यही पूछा था कोल प्रमाण लगड़ अस्तु, इसी को याद रखना। उत्संगनी चैलाजियान जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें, अभ्यंतरमुखी, मुख इसका अंदर की तरफ होगा, मतलब जो ओपनिंग होगी वो अंदर की तरफ होगी और बाहर उच्छेद होता है। ठीक है, आभ्यंतरमुखी बाह उत्संग। ठीक, आभ्यंतर, एक मिनट, ठीक है, आभ्यंतरमुखी मतलब उसका मुख जो है अंदर की तरफ होगा और बाहर उच्छेद होगा, और अधोवर्तम में होता है। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना है उत्संगनी के लिए। और विधेय ने इसका बताया कुकुटांड रसोपम, कुकुटांड मतलब मुर्गी के अंडे के समान, इन्होंने कुछ उसका लक्षण बताया, और ये कई बार रख के पूछा गया कुकुटांड रसोपम, तो आपको उत्संगनी लगाना होगा। ठीक है, ठीक, आगे जो सोडितार्स बहुत बार पूछा गया है, छिन्ना छिन्ना विवर्धन थे, मतलब बार बार काटोगे और वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मृदु अंकुर होते हैं, छिन्ना छिन्ना विवर्धन थे, ये श्लोक ही में ही पूछे जाते हैं, ये छोटे छोटे श्लोक। ठीक है, और सिंपल सा है, जैसे पढ़ा रहा हूँ, छिन्ना छिन्ना मतलब थोड़ा थोड़ा काटोगे फिर वो बढ़ता चला जाएगा, ये सोडितार्स का लक्षण है। ठीक है, उसके बाद देखो वर्तम शर्करा लिखा है ना, ग्रेनुलर फॉर्म लीड ऑफ ट्रेकोमा। ठीक है, इसका देखो क्या बताया गया, ये तीनों को एक साथ में याद रखना, 8, 9 और 10 को। ठीक है, देखो इसमें देखो खर स्थूल है, इसमें खर सूक्ष्म है, और इसमें स्तब्ध है। वर्तम शर्करा, अर्शोवर्तम और शुष्कार्श। ठीक है,
लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा पूछा गया एवारुक बीज प्रतिमा, एवारुक के बीज के समान कौन हो जाता है, अरसो वर्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, बहल वर्त में सवर्णा भी सेम कलर के, समाभी मतलब सेम साइज के जो चलाजियान होते, मल्टीपल चलाजियान जो मतलब उभार होगा, उसे बहल वर्त बोलते हैं, ठीक है। श्लोक में ही पूछा गया सवर्णा भी समाभी विद्यात, ये किसका लक्षण है, बहल वर्त का है। वर्त बंद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं इसको, न समम छादेत अक्षी, मतलब पूरी तरीके से आंख बंद ही नहीं होता है, उसे हम लोग वर्त्म बंध बोलते हैं। तो वर्त्म बंध जैसे ही आएगा, आप इसके 4 पॉइंट कौन जल्दी से बताएगा, इसके 4 पॉइंट बताइए। वर्त्म बंध, ये पांचवा तो यहाँ लिखा ही गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न सामे समम छादेत अक्षी, इसको रट डालना है। क्या बताओगे, जल्दी से बताइए। तुम लोग में उत्साह रहता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है। ठीक है, पहला तो वर्त्म बंध है, ये वर्त्मगत व्याधि है, ठीक है। दूसरा ये साध्य में आएगा। तीसरा इसमें दोष क्या है, सन्निपात में आता है, ठीक है। और ये लेख है, ये सब कॉमन वाला है। और पांचवा पॉइंट, न समम छादे तक्षी, आंखें ही नहीं बंद होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्लिष्ट वर्त्म, एलर्जिक कंडीशन ऑफ लीड बोला गया है। और इसका लक्षण जो होता है, मृदु अल्प वेदना होगा ताम्रवल का, अकस्मात अवेत रक्तम, एकाएक आंखें लाल हो जाती हैं, उसे क्लिष्ट वर्त्म बोलते हैं। वर्त्म कर्दम मतलब कीचड़ टाइप का, ठीक है। तो इसमें बताया गया वर्त्म कर्दम क्लिष्टम पुनः पित्त युक्तम, यही क्लिष्ट रहेगा, इसमें अगर पित्त के साथ में युक्त हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्त्म कर्दम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, स्याव वर्त्म, ठीक। बाह्यो अंतस्थ स्याव ससूनम वेदनम, बाहर और अंदर स्याव और शोथ के साथ में और वेदना के साथ में होगा, तो उसे स्याव वर्त्म बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्लीन वर्त्म, क्लिन्न मतलब इन्होंने बताया कंडू निस्तोद भूष्टम, इसी को ध्यान रखना, खुजली होगा और तोद इत्यादि से युक्त होगा तो उसे हम लोग क्लिन्न वर्त्म बोलेंगे, ठीक है। अक्लिन्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस्य धौतानी धौतानी संबंधते पुनः पुनः, क्लीन करने पर भी अक्लीन हो, धोने पर भी अक्लीन हो, ऐसे हिंदी में याद कर लो, जो धोने पर भी क्लीन ना हो। यस्य धौतानी धौतानी मतलब बार बार धुलोगे, सभ्यते पुनः पुनः मतलब बात फिर भी चिपक जाता है लीड, तो उसे अक्लिन्न वर्त्म बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, 2500 बार। नेक्स्ट आ जाओ, वातहत, वातहत, इसमें 7th नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसका लक्षण विमुक्त संधि निश्चेष्ट, वर्त्म यस्य न मिलते, मतलब संधियां जो हैं वातहत में वो क्या हो जाती है, निश्चेष्ट हो जाती है और मिलती ही नहीं है। सरुज यदि वारुज, ठीक है, पेन हो भी सकता है और पेन नहीं भी हो सकता है, ठीक। आगे देखो, कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वातहत पूछा जाता है कि कहाँ की बीमारी है, तो वर्त्मगत की है। इसी तरह वात अन्यतो वात और वात पर्याय करके हैं, वो अभी मिलेंगे लास्ट में, सर्वगत की बीमारियां, ये पूछा हुआ बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वर्तमर्मुद पूछा उछा नहीं गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, नर्व का इन्वॉल्व, निमेष में 3rd नर्व होता है, वात पर्याय और अन्यतो वात में 5th नर्व होता है, गंभीरका में 6 होता है और वातहत में 7th होता है। इसको याद कर लेना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विष वर्त्म, विष मतलब क्या होता है, जो कमल की डंठल होती है उसको विष बोला जाता है। तो बहुवी सूक्ष्म छिद्र, जिसमें बहुत से छिद्र छिद्र टाइप का हो जाए तो उसे विष वर्त्म बोलेंगे, ठीक है। सुश्रुत और विधेय ने साध्य बोला है, सात्यकी ने इसे दुष्चिकित्सीय बोला है, ठीक है। लास्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्षमकोप। पक्षमकोप क्या है, एक वर्त्मगत व्याधि है, याप्य है, दोष इसमें सन्निपात है, ठीक है। और इसमें देखो, इसका लक्षण जो है, ये 2 श्लोक बहुत बार पूछा गया, दोषा पक्ष आशय गतस्य तीक्ष्ण, मतलब जो पक्ष आशय में दोष जब आ जाते हैं तो आगे जो है वो तीक्ष्ण, आगे वाला हिस्सा तीक्ष्ण हो जाता है, ठीक है। और क्या लिखा गया उसमें, ये क्वेश्चन एक पूछा गया और ये लास्ट वाला, कि बात आतप अनल द्वेषी,
जिसको पक्ष में कोप हुआ रहता है वो बात आतप और अनल से द्वेष करने लगता है, वायु धूप और अग्नि से वो सहन नहीं कर पाता है। ठीक है, बाकी तो ये सब लिखा गया है कि पक्ष महाशय में जब दोष आ जाते हैं तो वहां पे तीक्ष्णता हो जाती है, पक्ष में मुड़ जाते हैं, नेत्र आपस में पीड़ा करते हैं। लेकिन ये दो श्लोक इंपॉर्टेंट है। ठीक, अन्य आचार्य ने इसका नाम उपपक्ष में रखा है। ठीक, तो इतना आप लोग ध्यान रखना, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है।